हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन समर कोर्स 2020। और ये आज जो लेक्चर है ये क्लास 11th का लेक्चर होगा। और अभी तक मैं आपको बता दूं कि 11th के लेक्चर में मैंने आपको अभी तक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ाया। तो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग के पास कई सारे लेक्चर्स थे। टोटल आई थिंक 7th लेक्चर मैंने दिया आपको। तो जिस सीक्वेंस से मैं पढ़ा रहा हूँ इट मीन्स जो चैप्टर्स आने चाहिए, जैसे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर मैंने आपको बताया कुछ चीजें हैं जो डायरेक्टली सब्जेक्ट के अंदर डायरेक्टली नहीं दिया गया चैप्टर के अंदर, राइट। तो वो सारी कुछ चीजें जो हम लोग को पहले जान लेना चाहिए 11th क्लास को शुरू करने से पहले। तो जैसे कि मॉडल्स वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो राइट, आज का जो ये लेक्चर होगा, इस लेक्चर में हम लोग 11th क्लास के एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखने वाले हैं। तो आप टॉपिक लिख लो, आवर टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और जिस तरीके से हम लोग को याद है, आपको भी याद होगा कि जस्ट ही अभी हम लोग क्लास 10 से पढ़कर आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने बहुत अच्छे से देखा है और 10th तक मेरे लिए तो वो सबसे आसान टॉपिक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब मैं 10th में था। तो शायद आपके लिए भी ये एक आसान टॉपिक होगा, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही इजीएस्ट टॉपिक था क्लास 10th के हिसाब से। बाकी जैसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह को देख लिया जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक, राइट। तो उसी तरीके से यहां भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्लास 11th में भी इजी टॉपिक के हिसाब से उसे प्रिपेयर करें। और ठीक उसी तरह जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या ये इजी है या नहीं, हम लोग देखेंगे इस चीज को, राइट। तो देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिकली ये जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जेई पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला बात, जेई आईआईटी जेई एडवांस की बात करते हैं। जो पहले आईआईटी जेई के नाम से होता था, अभी जेई एडवांस हो गया। तो जेई एडवांस को अगर देखें तो भी ये उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से ये जेई मेंस में इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा लेक्चर के साथ साथ मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। जेई में आए हुए क्वेश्चंस हर एक लेक्चर में हम लोग करेंगे साथ साथ मिलकर, ठीक है। तो हर एक साल कम से कम एक दो क्वेश्चन तो आते रहते हैं, फ्रीक्वेंट है इसका, एक दो ऐसा आता रहता है क्वेश्चन। जेई मेंस में देखो या जेई एडवांस में देखो, और वो जो क्वेश्चन होता है बहुत ही यार आसान होता है अगर जेई पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें कि जिस तरीके से आईआईटी जेई में मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं डिफिकल्टी लेवल, उस लेवल के हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन सबसे आसान होता है, ठीक है। तो क्यों ना हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़े ताकि वो जो 4 नंबर 8 नंबर जो हम लोग के आने वाले हैं वो परफेक्ट आ जाए, ठीक है, उसमें कहीं कोई गलती ना हो, ठीक है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और सारे के सारे कंसेप्ट्स को हम लोग अच्छे से जानेंगे। कुछ पुराने कंसेप्ट्स को मैं रिवाइज कराऊंगा, जैसे रिलेशन ऑफ फ्रूट्स वगैरह है, क्योंकि हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। और बहुत सी सारी चीजें आपके लिए नई भी आएंगी, जैसे ग्राफ्स, जो जितने भी नई चीजें आएंगी सारे ग्राफ्स को लेकर आएंगे, ठीक है। इट मींस हम लोग डेप्थ में पढ़ रहे ग्राफ्स को कि क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स को, लोकेशंस, रूट्स के लोकेशंस को कैसे कंसीडरेशन में लिया जाता है और कैसे आईआईटी जेई वगैरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, राइट है, ठीक है। तो हम लोग जल्दी से टॉपिक को स्टार्ट करते बिना समय को गवाए हुए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है ये बेसिकली मैथमेटिक्स का अलजेब्रा पोर्शन का एक टॉपिक है। इट मींस मैथमेटिक्स को कई अलग अलग यूनिट में डिवाइड किया गया है, जैसे अलजेब्रा हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, लाइक दिस कैलकुलस, ठीक है। तो उस तरीके से जो एक टॉपिक है हम लोग के पास, एक यूनिट है मैथमेटिक्स का जिसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रा, ठीक है। और अलजेब्रा चैप्टर के अंदर एक अलजेब्रा यूनिट के अंदर एक चैप्टर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। In algebra we will learn some more chapters like binomial theorem, permutation and combination, sequence series. So all these chapters comes in algebra. So first we will complete this and later on we'll move. Okay, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्चुअली अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। आपको पता होगा क्लास 10th में भी, क्लास 9th में भी, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? सबसे पहला बात तो ये, जैसे दिमाग में कोई बोलता है सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तुरंत दिमाग में आता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये तुरंत दिमाग में आता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। अब डिग्री क्या होता है आपको पता होगा, जो हाईएस्ट एक्स का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है उसको हम लोग डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन बोलते हैं, राइट, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान होना है। तो अगर मैं आपको लिखूं पॉलिनोमियल इक्वेशन पी ऑफ एक्स, तो जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है? an ऑफ x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2। ये कहां तक जाएगा? ये जाएगा an a1 x टू द पावर 1 प्लस a नोट x टू द पावर 0, राइट है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं।
ठीक है। तो ये दिस इज अ जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n, ठीक है। इस तरीके के पॉलिनोमियल इक्वेशन है। यहाँ पे हम लोग चीजें ध्यान में क्या रखते थे, क्लास 10th में भी मैं आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में क्या रखा जाता है, वेयर, ध्यान में जो रखना वो चीजों को आप ज्यादा गौर से देखें, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं ये सारी चीजें, वेयर a1 a2 a0 भी लिख दो, a0 a1 a2 an r, ये क्या है, ये रियल नंबर्स है, ये आपको पता होना चाहिए। ये इमेजिनरी आप नहीं ले सकते हो भैया, ये a1 a2 a3 जो भी आ रहे साथ में, ये रियल नंबर्स है, ठीक है। दूसरा चीज जो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो पावर है ना, x का पावर कभी निगेटिव या फिर कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। तो यहां पे लिख लो पावर ऑफ x इज ऑलवेज होल नंबर लिख सकते हो या नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो। कोई अगर जीरो यहां पे हटा दे, जीरो ना लिखे तो बोले सर x का पावर 1 2 3 ऐसे ही तो जा रहा है, तो वो एक नेचुरल नंबर है। लेकिन मैं ऐसे भी इसको लिख सकता हूं x टू द पावर 0 x टू द पावर 1 x टू द पावर 2, उस तरीके से कहां पे है, x टू द पावर n तक आए, तो 0 1 2 3 4 n तक, तो ये क्या है, होल नंबर है। तो ये ध्यान रखिए कि पावर ऑफ x जो है ना, ये x का पावर कभी निगेटिव या फिर कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, राइट है, ठीक है। ऑलराइट, आप लोग आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये सारी चीजें, ये पॉलिनोमियल का बेसिक डेफिनेशन। और यहां पे एक और चीज ध्यान रखें कि पॉलिनोमियल में फर्स्ट वाले इस वाले चीज को बोलते हैं लीडिंग टर्म। भैया ये लीडिंग टर्म मतलब जो लीड कर रहा होता है ना, ग्रुप को लीड करना, तो ये जो है ना लीड कर रहा है पूरे पॉलिनोमियल को, सो दिस इज कॉल्ड लीडिंग टर्म। एंड एज वेल एज ए नॉट एन को क्या बोलेंगे, एन को ठीक उसी तरह क्या बोल देंगे, लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। जिस तरीके से ये लीडिंग टर्म है, उस तरीके से ये क्या हो गया, लीडिंग कोएफिशिएंट हो गया, राइट, ठीक है। तो ये चीजें हैं पॉलिनोमियल का बेसिक कुछ जो आपको ध्यान में रखना है। तो नाउ विल कम्स टुवर्ड्स आवर टॉपिक, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो अब हम लोग सिर्फ क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, पॉलिनोमियल को भूल जाओ, बस क्वाड्रेटिक याद रखो, सिर्फ क्वाड्रेटिक को लेकर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल जाती है, ठीक है। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं लिखूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं लिखूं y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस और नो? आप लोग अगर यस बोल रहे तो आपका बोलना गलत है, क्योंकि ये इक्वेशन है ही नहीं। पहला बात मैं अंतर आपको ये समझा दूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, राइट। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन का डिफरेंस क्या होता है। सो पहली बात, अगर किसी चीज को अगर लिखा गया है, सो दिस इज अ एक्सप्रेशन, अगर मुझे इसे इक्वेशन बनाना है देन वी मस्ट इंक्लूड इक्वल टू साइन, एंड वी मस्ट इक्वेट दिस टू एनी नंबर, या फिर जीरो से इक्वेट करे या किसी से इक्वेट करे, तब वो जाके इक्वेशन बनता है जिसका हम लोग रूट्स निकालते हैं, राइट। तो आगे बढ़ने के पहले, रूट्स निकालने के पहले हम लोग ये तो समझ लें कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं सिर्फ ये लिखना चाहूं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहां मुझे इक्वेशन को हटा के यहां मुझे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप चीजें को अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज a इज नॉट इक्वल टू 0, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये आपको भूलना नहीं है। देखो भैया ये बार बार मैं यहाँ पे जोर देता हूं, क्यों, क्योंकि आप इसे पहले ही क्वाड्रेटिक बोल चुके हो। पहले ही क्या आपने बोला कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक बोलते हैं किसके, बाय डेफिनेशन क्वाड्रेटिक किसे बोला जाता है, क्वाड्रेटिक उसे ही बोला जाता है जिसका डिग्री 2 होता है। उस वाले इक्वेशन में कहीं ना कहीं आपको x का डिग्री 2 दिखने को मिलेगा, तो मिल रहा है ना डिग्री 2 दिखने को, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक। अगर आप इसको a को 0 कर दोगे तो भैया आप सोचो, अगर a को 0 कर देते तो ये क्या बनेगा, ये क्वाड्रेटिक बनेगा क्या, डिग्री 2 वाला टर्म तो दिखेगा ही नहीं आपको, तो ये बन जाएगा लीनियर। तो जब ऑलरेडी आप क्वाड्रेटिक बोल चुके हो तो आप इसको तो 0 नहीं कर सकते हो ना, बाकी को 0 कर दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है, b को 0 करो, c को 0 करता है, नो प्रॉब्लम, किसी को 0 कर सकते हो, राइट। अभी हम लोग आगे बढ़ते, तो यहां पे ये चीज आपको ध्यान रखना, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, एंड यहां पे दो चीज क्या बोला जाता है, a b और c को, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो a को बोला जाता है, जैसे हम लोग पॉलिनोमियल में देखे तो a को बोला जाता है लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। b को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म, c को बोला जाता है कांस्टेंट टर्म,
कांस्टेंट या एब्सोल्यूट लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा, एब्सोल्यूट टर्म। ठीक, ये तीनों चीज आपको याद रहेंगी क्वाड्रेटिक के अंदर। तो ये तीनों चीजें ये आपको याद रखना है, वो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। राइट, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ राइट डाउन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे इक्वेशन लिखना जरूरी होगा, अगर आप यहां पे इक्वेशन नहीं लिखोगे तो रूट्स का कोई मतलब ही नहीं होगा। नाउ द फर्स्ट थिंग इज, आपको पता होगा कि रूट्स या जीरोस या फिर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है, तीनों चीज का मतलब सेम होता है। भैया आपको पता हो कि अगर n डिग्री का कोई इक्वेशन है, n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है, तो उसके कितने रूट्स होंगे, n रूट्स होंगे, ये आपको पता है, मैंने आपको बताया। तो चीजें यहां पे दिक्कत ये आ जाती है कि वो n रूट्स होंगे ये तो पक्का है, लेकिन वो n के n रियल होंगे ये पक्का नहीं है। तो ये चीज ध्यान देना, यहाँ पे भी वही कंसेप्ट आती है। हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्लास 11th में, जैसे 10th में जो जो चीज पढ़े तो वो तो आने वाला ही है, प्लस एक्स्ट्रा बहुत सी सारी चीजें आएंगे। तो यहाँ आप ध्यान देना एक एक चीज को, छोटी छोटी बातों पे। ठीक है, तो क्योंकि यहीं से हम लोग आगे क्वाड्रेटिक ग्राफ का नेचर को, नेचर ऑफ रूट्स को, लोकेशन ऑफ रूट्स, सारा कुछ चीज डिटेल्ड वे में देखने वाले हैं। राइट, तो यहाँ पे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा कि रूट्स कैसे निकाला जाता है। शायद आपको पता होगा डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं क्या कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अल्फा बीटा, दोनों लिख दो, अल्फा कॉमा बीटा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। ये लिखना उचित है? यस सर उचित है। ये कैसे आया ये मैं आपको इस लेक्चर में नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि ये 10th का कंसेप्ट है, आपको खुद करके लाना है। फिर भी अगर करने के बाद दिक्कत है कि ये सर नहीं निकाल पाए, देन यू कैन आस्क मी, राइट। और यहाँ पे ये तो आपको शायद आ जाना चाहिए यार, ये कैसे आया। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं दो चीज कि अल्फा क्या पॉजिटिव साइन के साथ अल्फा को लिख देते हैं, नेगेटिव साइन के साथ बीटा को लिख देते हैं। आपका मन है आप नेगेटिव बीटा के साथ भी, मतलब पॉजिटिव बीटा के साथ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसको अल्फा बोलना है किसको बीटा बोलना है ये कोई आपको नहीं बताया, ये अपने ऊपर है, आप डिसीजन खुद से ले सकते हो, राइट। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और बीटा को क्या लिख देते हैं, माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। भैया यहाँ पे एक नया चीज, यहाँ पे एक नया टर्म आता है जो आप 10th में भी पढ़े हो, यहाँ पे लिख लेना वेयर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले टर्म को हम लोग प्यार से छोटा सा एक नाम दे देते हैं जिसको d बोलते हैं। और d, व्हाट इज d? d इज डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा नाम आ गया हमारे सामने। इक्वेशन को थोड़ा आसान सिंप्लीफाइड वे में लिखने के लिए, ये चीज बार बार ना लिखना पड़े, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट डी लिख सकते हैं, क्योंकि इस पे ग्राफ बहुत ज्यादा डिपेंड करता है डी पे। तो वहां पे हम लोग बार बार ये नहीं लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 इक्वल टू 0, हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, डी ग्रेटर देन 0 है, डी लेस देन 0। तो इसीलिए ये कोई नया चीज नहीं है, ये बस एक यहाँ पे आसान करने के लिए, कैलकुलेशंस को लिखने को आसान करने के लिए, समझने को आसान करने के लिए इस चीज को एक शॉर्ट में डी का नाम दिया गया, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया अल्फा और बीटा को। ना यहीं से हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं, राइट। ये चीज आपको समझ में आ गई है, एग्जैक्ट। ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं अब रिलेशन बिटवीन रूट्स, इसको मैं मिटा दूं, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। ठीक, अब ये चीज देखो, आप सोच के देखो यहाँ पे कि ये है आपके सामने अल्फा, ये है आपके सामने बीटा, दोनों को जोड़ दोगे तो ये वाला टर्म, ये माइनस टर्म, ये प्लस टर्म कट जाएगा, बचेगा माइनस बी बाई 2 है, यहाँ पे भी माइनस बी बाई 2 है, तो माइनस 2 इंटू बी बाई 2 है, 2 कट गया, माइनस बी बाई ए आ गया। याद है आपको, आपने 10th में पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो ऐसे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास आता है रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आता है, सी बाई ए। ये भी आ जाएगा यार, आप दोनों को इंटू कर लेना। नहीं आता तो मुझे बताओ यार, मैं भी देखूं कैसे नहीं आता, क्योंकि अगर नहीं आएगा तो फिर शुरू से जब से पढ़ते आ रहे सालों से ये चीज को, तो ये तो गलत हो जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा, मान लो आप कि ये दोनों को गुना करोगे आ जाएगा, मानना क्या आप खुद से इंटू
करके देख सकते हो, राइट। यहाँ पे ये दोनों तो हमें याद करना ही करना है। साथ में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है यहाँ पे, जिस चीज को जेई में बार बार कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज किया जाता है, राइट। तो वो आपको पता होना चाहिए कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट डी बाई ए होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग प्यार से एक छोटा सा मॉडुलस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं मैं आपको जरा बता दूं, आप लोगों ने मॉडुलस ऑलरेडी पढ़ चुका है, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास तीन रिलेशंस आते हैं और ये तीन रिलेशंस में दो रिलेशन तो रूट्स का है, ये भी रूट्स का ही रिलेशन है, लेकिन बेसिकली ये दोनों तो बेसिक जो 10 से पढ़ते आ रहे और ये एक नया रिलेशन आया, मैं बताऊंगा कैसे आया, बस इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मॉडुलस साइन क्यों लगाया हूं, जरा देखें इस चीज को। अब यहाँ पे ये तो नहीं पता है ना भैया कि अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है, समझ रहे हो, हमें तो नहीं पता ना प्लस साइन किस में लेना है, माइनस साइन किसके साथ लेना है, तो कोई भी बड़ा हो सकता है। तो मैं क्या बोला कि कोई भी बड़ा हो, तो बड़ा माइनस छोटा को जब बड़ा को छोटे में घटाएंगे, ठीक है, या छोटे को बड़े में घटाएंगे, तो वो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो आएगा वो रूट डी डिवाइडेड बाई ए आएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये आता कैसे है, तो ये आता कैसे, यहाँ पे इसका प्रूफ देख सकते हो। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकाला तो इसका स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ऐसा लिख सकते हैं इसको, राइट। तो उसके बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और प्लस 2ab इसमें आता है तो माइनस 2ab करना पड़ेगा, तो माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ये क्या आ गया, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें पता है क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो ये आ गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस 4c बाई ए। इसको अगर एलसीएम लेंगे तो ये ए स्क्वायर आ गया और ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यहाँ अल्फा माइनस बीटा इसका रूट के बराबर होगा, और ये रूट क्या आ गया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए, राइट। तो अल्फा माइनस बीटा का ये वैल्यू आ जाता है, यहां से हम लोग देख सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, बेसिक चीजें, ये रिलेशन ऑफ रूट्स अभी तक 10th तक की जो चीजें हैं वो यहां तक हैं। और देखो ध्यान देने वाली बात ये है कि बहुत बार क्वाड्रेटिक चैप्टर के अंदर जेई में बहुत आसान से क्वेश्चन आए। कैसे आसान से, मतलब 10th लेवल पे कोई 10th का बच्चा अगर क्वाड्रेटिक को बहुत अच्छे से पढ़ता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो उन सवालों को वो भी बना सकता है। तो हम लोग देखेंगे लेक्चर बाय लेक्चर, हम लोग देखेंगे कि जेई में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरीके के, मतलब टॉपिक बाय टॉपिक, इस टॉपिक तक कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, इस टॉपिक तक कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। तो बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आप सिर्फ 10 तक के नॉलेज के हिसाब से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। आज भी हम लोग एक दो क्वेश्चन वैसे देखेंगे और आप खुद उसको सॉल्व कर सकते हो बहुत आसान से, और आप समझ सकते हो कि जेई वाला एग्जाम का आपने एक क्वेश्चन कर लिया, और सिर्फ अभी तक 10th के नॉलेज पे। अभी मैंने कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज तो आज के लेक्चर में मैं दे भी नहीं पाऊंगा, आज इंट्रोडक्शन है, जस्ट थिंक दिस इज अ इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तो रिलेशन बिटवीन रूट्स आ गया, ठीक है। ये चीज कैसे आया, ये चीज आपको देख करके लाना है, ठीक है। बाकी रिलेशन कैसे आया ये तीनों, ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे जो एक और इंपॉर्टेंट सा चीज है, मैं इसको मिटा के फिर से लिखता हूं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि यहाँ पे जो है ना, आपको पता है एक चीज की, हम लोग जानते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसका रूट्स अल्फा बीटा है, क्या है, अल्फा बीटा है, तो यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। पहला कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आपको पता है, और आपको क्या निकालना है, रूट्स निकालना है, राइट। तो आप निकाल सकते हो फैक्टराइज करके, या अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा करके निकाल सकते हो। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर आपको अल्फा बीटा दिया है, मतलब आपको रिवर्स डायरेक्शन में जाना है, अगर आपको अल्फा बीटा पता है, रूट्स पता है, तो आप इक्वेशन कैसे लिखते हो। ये चीजें भी हम लोग 10th में देखे थे, राइट। तो वहां पे ये लिखा जाता है, मतलब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। लेकिन ध्यान रहिए बात कि बहुत सारे लोग यहीं पे गलती करते हैं, यहाँ पे a को लगाना भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे a लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे है, क्योंकि अगर इसको कभी भी आप इंटू करोगे तो ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपके सामने 1 ही आने वाला है, देखो ना, x इंटू एक्स करो तो 1 ही आने वाला है, लेकिन यहाँ पे तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, ठीक है। तो सिर्फ ये लिखना उचित नहीं होगा, ये सिर्फ ये डिनोट करता है कि अल्फा बीटा रखने पे ये 0 आ रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये लिख देने से ये इक्वेशन बराबर हो जाएगा। इसको बराबर करना है, मतलब a को इंटू करना पड़ेगा, राइट। यहां से हम लोग एक और चीज देख लेते हैं कि अगर आप a को इधर लेकर जाओ तो यहां पे आएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस a कट जाएगा, यहां पे आएगा b बाई ए एक्स एंड प्लस c बाई a, और यहां पे आएगा x माइनस अल्फा, इसको इंटू करोगे ये बनेगा एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा, यही बनने वाला है। यहां से हम लोग वो रिलेशंस को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला चीज अल्फा प्लस बीटा जो है ना ये माइनस बी बाई ए के बराबर आ जाएगा यहाँ से, और अल्फा बीटा जो है ना ये सी बाई ए के बराबर आ जाएगा, राइट है। तो यहाँ से चीजों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये चीज मैं बताना चाह रहा था इस चीज के अनुसार, ये लिखकर कि ये चीज आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर किसी चीज का अल्फा और बीटा रूट्स है तो हम लोग ऐसा लिख सकते, ध्यान देना, अगर इसका अल्फा रूट है, अल्फा रूट्स मतलब क्या होता है, वैसा वैल्यू ऑफ एक्स जिसपे ये पूरा इक्वेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो के बराबर आ जाए, ऐसा बोलना उचित होगा, राइट। तो यहां पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अल्फा बीटा अगर इसका रूट्स है देन एक्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय अल्फा, नो प्रॉब्लम फॉर दैट, राइट, बिकॉज अल्फा will make this expression जीरो। so x की जगह अल्फा लिख के इसको जीरो से इक्वेट कर देते, क्या दिक्कत है। तो ये ऐसा बनेगा, देखो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू जीरो, और बीटा भी रूट्स है, क्योंकि बीटा को भी हम लोग लिख सकते हैं a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा एंड प्लस c इज इक्वल टू जीरो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक बार एक क्वेश्चन पूछ गया था बेसिक सा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि रूट्स है तो रूट्स को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बहुत आसान से, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, राइट, चलो चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अभी का जो टॉपिक है आगे का, वो टॉपिक है अब लोकेशन ऑफ, सॉरी, नेचर ऑफ रूट्स। हम लोग नेचर ऑफ रूट्स को देखते हैं, तो लिख लो नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स को देखेंगे। नाउ ये जो टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स, इसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें हम लोग देख चुके 10th में ही, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्ड वे में मैं आपको बताऊंगा कि चीजें कहां से क्या बन के आ रही है, ठीक है। आपको अभी तक क्या पता है कि देखो ये टॉपिक जो नाम है क्या, नेचर ऑफ रूट्स, इसका मतलब आप क्या निकाल सकते हो, हिंदी में क्या समझते हो कि रूट्स का नेचर क्या होगा। तो आपको पता है कि रूट्स या तो रियल हो सकते हैं या तो इमेजिनरी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ थोड़ा सा डिटेल वे में देखेंगे कि रियल इमेजिनरी होंगे तो कैसे, इमेजिनरी किस तरीके से, उसका क्या प्रॉपर्टी होगा, कुछ ऐसा प्रॉपर्टी लाई करता है क्या कि इमेजिनरी रूट्स होंगे तो वो ऐसे एग्जिस्ट करेंगे। रियल है तो रियल किस तरीके के हैं, एक हमने नाम सुना है रिपीटेड रूट्स, राइट, आपको भी पता हो कि रियल एंड इक्वल, उसी को हम लोग रिपीटेड रूट्स बोलते हैं। तो रियल होंगे और इक्वल, दोनों रूट्स इक्वल हो जाए, ऐसा भी हो सकता है 1,1 रूट्स हो जाए, तो वहां बोलने के लिए कोई बोलेगा सर यहाँ तो एक ही रूट है, लेकिन वहां पे क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होते हैं और दोनों क्या है, दोनों के दोनों बराबर है, राइट, तो वहां पे उस तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद दूसरा केस ये है कि रियल है और अनइक्वल है, रियल तो है और क्या है, अनइक्वल है। तो यहां पे देखना पड़ेगा आपको, जैसे आप मान लो कि कोई क्वाड्रेटिक को मैं लिख रहा हूं तो वो ऐसे लिख सकता हूं, जैसे यहां पे मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, और हमें पता है कि अल्फा या बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस डी डिवाइडेड बाई 2a, यही होता है, ठीक है। तो रियल या इमेजिनरी इसको कौन बनाएगा, इमेजिनरी बनाने का सवाल, तो b क्या, b का पावर है क्या इसको इमेजिनरी बना दे पूरे टर्म को, नहीं, क्योंकि b a b c रियल नंबर है, तो ये रियल हो गया, ये रियल हो गया, ये भी रियल हो गया। इमेजिनरी कब बनेगा, जब ये वाला पार्ट निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में कोई भी चीज निगेटिव हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है रियल नंबर्स के अंदर, ठीक है। तो अगर रूट के अंदर निगेटिव आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, इमेजिनरी बन जाता है। तो इमेजिनरी बनाने वाला कौन है, डी, इसलिए डी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर, मैंने आपको बताया था पहले। तो यहाँ पे सारा कुछ डी पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे हम लोग 3 केस ऐसा बना लेंगे, बना लो, यहाँ पे 3 केस बनेगा डी पे, ठीक है। आपको पता होगा कि जो केस हम लोग लिखते हैं उस केस में, जैसे कि मान लो पहला केस आ गया डी ग्रेटर देन जीरो, मान लो डी ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो ये तो रियल नंबर हो गया, ये भी रियल, तो रूट्स तो रियल होंगे, ठीक है। दूसरा केस ये बन जाता है कि डी अगर जीरो हो जाए, आप सोच के देखो एक चीज, आप सोच के देखो यहीं पे, अगर डी मान लो जीरो हो जाए, तो जब यही जीरो हो गया, ये पूरा टर्म तो जीरो, ठीक है, तो रूट्स क्या बचेगा, प्लस माइनस जीरो, तो भाई जीरो को प्लस करो या माइनस करो कोई फर्क तो पड़ने वाला, रूट तो बचा, ये पूरा टर्म हट जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो बचेगा माइनस बी बाई 2 है, तो दोनों रूट्स उसके माइनस बी बाई 2 ही बचे। तो इस केस में जब जीरो हो जाता है तो रूट्स क्या हो जाता है, रियल तो होता ही होता है, साथ में इक्वल भी हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें। और जब d मान लीजिए लेस देन जीरो है, क्या है,
डी लेस देन जीरो, तो इस समय तो इमेजिनरी रूट से लाई करेगा। डी जब लेस देन जीरो हो गया तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव तो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि जब डी ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पे लिख सकते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, इस केस में मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे भी रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है, ठीक है। यहां पे हम लोग जो ये केस देख रहे हैं, ये केस 1 लिख लेना, ये केस 1 की बात कर रहे हैं, व्हेन एबीसी क्या है, रियल नंबर, ठीक है। एबीसी अगर रियल नंबर तो ये तीनों केस पाया जा सकता है, ठीक है। अगर डी लेस देन जीरो तो क्या हो जाएगा, रूट्स आर इमेजिनरी, और इमेजिनरी रूट्स मतलब हमेशा क्या करें, यहां पे लिखना। मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे दिया था फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर, तो हम लोगों को पता था कि इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लाई करते हैं, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लाई करते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं कि इमेजिनरी नंबर तो ऑलवेज रूट्स आर इमेजिनरी एंड ऑलवेज अकर इन पेयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात था यहाँ पे, ऑलवेज अकर इन पेयर, ठीक है। कैसे, चीजों को थोड़ा ध्यान से थोड़ा डीपली देखते हैं यहाँ पे। अगर मान लो कि ये वाला चीज जो है ना, ये वाला डी लेस देन जीरो है, तो आप सोच के देखो ना, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको प्लस मान लो ये 4 आयोटा आ गया, तो प्लस 4 आयोटा, ये माइनस 4 आयोटा, तो पेयर मतलब जैसे एक रूट्स होगा, एक रूट्स मान लो a प्लस आयोटा b है, तो दूसरा कैसा होगा, ये एक प्लस साइन तो दूसरा क्या होगा, माइनस साइन, तो दूसरा क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b। समझ में आ रहा है, चलो a भी यहां पे मैंने ले लिया, यहाँ पे pq लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, pq, p प्लस आयोटा q, यहाँ पे क्या लिखेंगे, p माइनस आयोटा q। तो इस तरीके से चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आज के बाद आप अगर सिर्फ आपको एक ही रूट दिया गया तो भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए हमें दोनों रूट्स पता होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है, कंपटीशन वाले क्वेश्चन में, कि एक रूट आपको पता है 2 प्लस रूट 3, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो आपको समझ में तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि अगर एक रूट 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3, क्योंकि ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है, या तो इमेजिनरी रूट्स हो या तो इरेशनल रूट्स हो, दोनों हमेशा क्या करते हैं, पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड रिमेंबर, राइट। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ये चीज हम लोग 3 केस देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो कंबाइन करके ऐसा बोला जाता है कि d अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हमेशा क्या हो जाएगा, रियल रूट्स होंगे, ठीक है। कंबाइनली बोला जा सकता है कि d अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा हमारे सामने, रियल रूट्स बन के आएंगे, ठीक है। केस 2 को देखते हैं जल्दी से फटाक से, केस 2, ठीक है। केस 2, अगर मान लो केस 2 के अंदर लिख लो कि वेयर ए बी सी आर रेशनल नंबर, ठीक है। यहां पे हम लोग मान के चल रहे हैं, केस मतलब अलग से मैं थोड़ा सा डीपली बताना चाह रहा हूं कि अगर एबीसी रेशनल नंबर दिया गया है, मतलब वो रेशनल नंबर से इरेशनल नहीं है, मतलब एबीसी 2 3 1 1/3 2/3 5/7 इस तरीके से, √2 √3 इस तरीके के नंबर नहीं है हमारे सामने, ठीक है। तो मान के चलो अगर इस तरीके के हैं तो यहाँ पे हम लोग के सामने 2 केस निकल के आता है, 2 केस ये निकल के आता है कि इफ डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस, इफ डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप सोच के देखो, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर आता है तो रूट्स हमारे क्या है, सोच के देखो, यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर आता है तो इसका मतलब क्या बनेगा, डी ऐसा बनेगा ना कि डी जो होगा ना, डी इज इक्वल टू सम रेशनल नंबर का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो रेशनल नंबर का होल स्क्वायर और रूट कट जाएगा और बचेगा ये पूरा इंटीग्रल रूट्स, इंटीग्रल नहीं सॉरी, क्या मैं बोल सकता हूं, उसे रेशनल रूट्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी रूट्स बन के आएंगे, ये कौन से रूट्स होंगे, यहाँ पे जो भी बन के रूट्स आएंगे, देन रूट्स आर रेशनल। चीजें समझ में आ रही, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं।
अगर ए बी सी अगर रेशनल नंबर है और बी परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है अगर मान लो, तो रूट्स हमेशा रेशनल आएंगे। इस केस में डी क्या बना, डी इज नॉट इक्वल टू सम रेशनल नंबर का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा नहीं आया तो हिंस रूट्स आर इरेशनल। रूट्स कैसे होंगे, इरेशनल, रूट्स इरेशनल होंगे। और यहां पे ध्यान देने वाली बात अगेन यही है कि इरेशनल रूट्स हमेशा क्या करेंगे, पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। सो रूट्स विल अकर इन पेयर, ठीक है। जैसे कि मान लो a प्लस रूट बी है तो दूसरा क्या हो जाएगा, a माइनस रूट बी। ध्यान देना, यहां से चीजों को हम लोग समझ सकते हैं। तो यहां से दोनों केस को कंबाइन करके हम लोग ये बोल सकते हैं कि इरेशनल रूट्स एंड इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। पेयर मतलब एक अगर a प्लस वाला होगा तो दूसरा टर्म a माइनस वाला होगा। जैसे 2 प्लस रूट 3 तो अगला 2 माइनस रूट 3। ये चीज को ध्यान रखें, आप नोट्स में बना के लिख ले, चीजों को अच्छे से समझो, ठीक है। नया चैप्टर स्टार्ट किए, बिल्कुल तो एक वो होना चाहिए, ठीक है, एक्साइटमेंट होना चाहिए कि ज्यादा चीजों को समझे हम लोग, ठीक है। 11th का ये पहला चैप्टर होगा, क्योंकि पहला तो फंडामेंटल था, वो कोई चैप्टर तो था नहीं, तो ये पहला चैप्टर होगा। और इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि एक स्टेज आ जाएगा पढ़ने के बाद, कि उस स्टेज के बाद हम लोग सारे क्वेश्चंस को क्या करें, आसान से बना सकते हैं, राइट। तो ये चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स को हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। देखिए ये सब नेचर ऑफ रूट्स वगैरह पे बहुत आसान से कुछ क्वेश्चन है, मैं वो यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। हम लोग देखते हैं आज इसके आगे जेई के कुछ क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है। कि अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा इस कंसेप्ट के अनुसार, अब तक के कंसेप्ट तक क्या जेई में सही में सवाल पूछे गए क्या इतने आसान से, कि आप समझ लो आप कुछ भी नहीं पढ़े हो अभी तक क्वाड्रेटिक में और जेई के क्वेश्चंस को कर लो। चलो देखते हैं फटाक से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन चलिए लिखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है आपकी स्क्रीन के ऊपर, राइट। तो लिखो द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन अब बच्चा बोले सर ये क्वेश्चन तो अभी हम लोग मॉडुलस में भी कर चुके हैं, रियल सॉल्यूशन ऑफ, तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक का भी क्वेश्चन इसको बोला जाता है, क्योंकि ये है तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक, ठीक है। मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है, डी पार्ट है। ऑप्शन क्या है आपके सामने, 4 1 3 2, ये ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है। कैसे आंसर करोगे, जल्दी 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 फटाक से, 1 मिनट का समय है, आप वीडियो को पॉज करो और जल्दी से बनाओ, ठीक है। चलो देखते हैं सॉल्यूशन इसका कैसे बनता है। तो फटाक से आपको पता है कि यहाँ पे अगर ये मॉड एक्स ना लिखा हो, एक्स स्क्वायर भी लिखा होगा तो भी क्वेश्चन सेम है, क्योंकि अब मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि सुनो एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो, क्योंकि किसी का स्क्वायर कभी निगेटिव हो नहीं सकता, प्लस मॉड एक्स जो है वो तो पॉजिटिव होगा, तो एक्स स्क्वायर को क्यों ना हम लोग मॉड एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इस पे लिखने में, तो लिख दो यार, क्यों लिख दे, ताकि हम लोग पूरा ओवरऑल इक्वेशन में मॉड एक्स को डायरेक्टली क्या मान ले, टी मान ले। तो फटाक से अगला स्टेप क्या आपका, अगला स्टेप है लेट mod x is equal to t, then this equation will become t square minus 3t plus 2 is equal to 0, ये बन जाएगा t minus 1 t minus 2, राइट है, सही बनाया मैंने क्या, ठीक है। t स्क्वायर माइनस 2t माइनस t माइनस 3t प्लस 2, राइट है, ठीक है। तो यहां से पता चला कि t कितना आ गया 1,2, तो t क्या था, t एक्चुअली मॉड x था, तो हमें तो निकालना x का वैल्यू, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, मतलब x की जगह क्या क्या रख सकते हो, निकालना क्या है x का वैल्यू, तो मॉड x इज इक्वल टू 1 अगर रखेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा, मॉड x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा। तो आंसर कितना हो गया हमारे पास, टोटल 4 आंसर। तो ऑप्शन ए, ये जो क्वेश्चन आया था जेई में, ये जेई लिख दो, आईआईटी जेई 1982, बहुत पुराना, जब आपका जन्म नहीं हुआ था और मेरा भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था 1982 में, ये जेई के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो सोचो यार ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है यार, क्या ही दिक्कत है इसमें बनाने में, ठीक है, बहुत आसान से आप बना सकते हो। चलो नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अभी जो भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं सब कहीं ना कहीं जेई में आए हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और भी कंसेप्ट क्वाड्रेटिक के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, यस नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2004 में आया हुआ है, 2004
IIT JEE, ठीक है। तो 2004 में ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है, फॉर ऑल x x स्क्वायर प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 10 माइनस 3a प्लस 10 माइनस 3a ग्रेटर देन 0, फॉर ऑल x दिस ग्रेटर देन 0, then the interval in which a lies is, ये क्वेश्चन है। और ऑप्शन आपके सामने ये A B C D 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन A लेस देन -5, दूसरा ऑप्शन -5 से 2 के बीच, तीसरा ऑप्शन A ग्रेटर देन 5 एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 2 से 5, ठीक। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, फटाक से आप वीडियो को पॉज करो और जल्दी से बनाने की कोशिश करो। मैंने आपको बता दिया वेवी कर्व मेथड इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का, तो इसको देख के तो आपको डर नहीं लग रहा होगा, राइट। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन को समझो क्या बोला है, फॉर ऑल एक्स दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव हो, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग को लेट से करना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन अभी भी हम लोग कर सकते हैं क्योंकि 10th में उतना क्वाड्रेटिक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब समझो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ्स है, ये ग्राफ वाला जो कंसेप्ट है ये हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। अभी के लिए बस इतना समझो कि क्वाड्रेटिक जो है ना, आप देखोगे 10th में उसका जब ग्राफ बनाते हैं तो वो पैराबोला बनता है, ठीक है। पैराबोला मतलब या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा। कल हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे पैराबोला होता क्या है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना याद रखो, आप लोग जब ग्राफ बनाते होगे क्वाड्रेटिक का, तो या तो ऐसा बनता है या तो ऐसा बनता है, ठीक है। एक पॉइंट पे टच करता हो या तो कट करता हुआ, ठीक है। उसी तरह उल्टा भी बना सकते हैं, तीनों का उल्टा भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ बनता है। अब सोचो, मैं आपको बताया था कि यहाँ पे एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है ग्राफ, तो यहाँ पे क्या है, जो अभी मैंने केस बताया था d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, d इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या होता है, d इक्वल टू 0 होता है। यहाँ क्या है, d ग्रेटर देन 0, तब ना दो रूट्स पॉसिबल होंगे। जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करता है उतने रूट्स होते हैं, राइट। यहाँ पे एक भी बार एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, तो उतने रियल रूट्स तो नहीं होंगे, तो इसके एक भी रियल रूट्स नहीं होंगे, तो इसके कौन से रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स। तो यहाँ पे क्या आता है, d लेस देन 0 आता है, राइट। ये चीज आपको पता होना चाहिए। नाउ अब जब तुमको पता है कि d जब लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, और d लेस देन 0 के दो केस बन सकते हैं, या तो अपवर्ड, या तो ग्राफ बिना टच के नीचे की तरफ भी तो जा सकता है, तो या तो ये केस या तो ये केस, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि ये वाला कब बनता है, जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो ऐसा ग्राफ बनता है। अच्छा, जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है तो ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि फॉर ऑल एक्स दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ये वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव है। तो इससे आपको इनडायरेक्टली आपको वो क्या बताना चाह रहा है, इनडायरेक्टली आपको ये बताना चाह रहा है कि इस केस में d लेस देन 0 है। आप क्या करो, आप d को लेस देन 0 करो, ठीक है, तभी तो ये पॉजिटिव होगा, राइट। क्योंकि पॉजिटिव देखो ना, ये ग्राफ जो है ना, ये कभी निगेटिव में आया है क्या, निगेटिव में आया क्या, हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। जैसे ही टच कर देगा यार, तब तो उसके रूट्स हो जाएंगे ना, और रूट्स हो जाएंगे तो d इक्वल टू या ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो हमेशा पॉजिटिव होने के लिए उसको टच नहीं करना है, और टच नहीं करना है तो d लेस देन 0 होना है, क्योंकि रियल रूट्स तो है नहीं, इमेजिनरी रूट्स। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा हमको फंडा ये अपनाना है कि हम लोग क्या कर दें, d लेस देन 0 कर दो। जैसे ही d लेस देन 0 करो तो इसके d क्या है, b स्क्वायर, तो b है 2 है, तो 4a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4 10 माइनस 3a, और ये तो 1 ही है, ठीक है, लेस देन 0। ये क्या बन गया, 4a स्क्वायर माइनस 40 प्लस 12 है, लेस देन 0, ठीक है। यही आ रहा है, 4 कॉमन ले लो, तो a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 लेस देन 0, ठीक है। ये आ गया। यहाँ पे रूट्स आप निकाल लो, रूट्स क्या आएंगे, 2 और 5, यस 2 और 5। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 2a माइनस 10 लेस देन 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, a स्क्वायर, a कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 5, और माइनस 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 5 लेस देन 0। तो यहाँ वेवी कर्व से हम लोग देखेंगे कि 2 और माइनस 5 है ना, माइनस 5 है, सॉरी, तो यहाँ माइनस 5 और 2, तो यहाँ से देखेंगे कि ये पॉजिटिव साइन है, और 2 पे देखो, 2 पे जब इसका देखिएगा a माइनस 2 का साइन, तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो कौन सा पार्ट लेना है, लेस देन, मतलब ये वाला पार्ट लेना है, ठीक है। और हॉलो सर्कल रहेगा, आपको पता है। तो आंसर क्या हो गया, -5 से 2 के बीच में, तो -5 से 2 के बीच में, ये वाला ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चीजों को बहुत आसान से देख सकते हैं। तो अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने देखा क्या, ठीक है, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन हम लोग धीरे धीरे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अभी तक की चीजों में मैंने आपको क्वाड्रेटिक का कुछ भी नया नहीं बताया, जो 10 तक पढ़े हुए तो वही चीज हम लोग एक बार रिवाइज कर लिए। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखें कि जेई में आया हुआ सवाल आप बहुत आसान से कर पा रहे हो। जेई एडवांस जो मेन जेई का होता है, ठीक है, अभी तो जेई मेंस और जेई एडवांस अलग किया गया है। मेंस मतलब एनआईटी कॉलेजेस के लिए और एडवांस में आप क्वाली रैंक लाओगे उसके रैंक के हिसाब से आईआईटी कॉलेज के लिए। तो जो मेन आईआईटी का कॉलेज में जाने के लिए जो एग्जाम होता था पहले आईआईटी जेई, उसमें आया हुआ सवाल है और इतने आसान तरीके से बन गया। ठीक है, पहले वाला सवाल भी आईआईटी में ही आया हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चीजों को देखें कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज के लिए लेक्चर में बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।